कहानी की शुरुआत में हमें एक दुनिया को दिखाया जाता है जिसका नाम है इटार्निया। ये दुनिया इतनी प्यारी है कि इस जगह पर हर एक चीज मिल जाता है। इस दुनिया को बचाने के लिए न जाने कितने वीर योद्धा शहीद हो गए। इस दुनिया में एक ऐसी ताकत है जिसे हासिल करने के लिए कई बुरे लोगों ने कोशिश किया। इसी वजह से उस ताकत को एक तलवार में कैद कर दिया गया जिसका नाम रखा गया पावर ऑफ स्वॉर्ड। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पावर की मदद से एक वीर योद्धा इटार्निया को बचाने के लिए बुरे लोगों से लड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इस तलवार को द ग्रेस ऑफ काउंसिल में रखा गया है। एक जादूगरनी है जो इस तलवार की रक्षा करती हैं। इसके बाद हमें एडम नाम के एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है। उसे तलवारबाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन एक बार माँ के कहने पर वो ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। इन बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम डोटन करते हैं जो यहाँ के सीबे सलार हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडम को ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हर किसी से पिटते रहता है, इसलिए उसे और बुरा लगता है। लेकिन इटार्निया के राजा रेंडोर अपने बेटे एडम को ताकतवर बनते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि डोटन उनसे कहता भी है कि आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा बहादुर है, मैं उसे बहुत जल्द ताकतवर बना दूंगा। लेकिन तभी रेंडोर एक तलवार अपने बेटे की तरफ फेंकता है और फिर वो अपने बेटे पर लगातार वार करने लगता है। हालांकि एडम उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन नीचे गिर पड़ता है। बेचारा बच्चा है, वो कितना ही संभालेगा। उसके पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा ये दुनिया बहुत बेरहम है, इसी वजह से तुम्हें ताकतवर बनना होगा। हालांकि वो ये बात बोल करके यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन एडम को ये बात थोड़ा बुरा लगता है। जब वो थोड़ा सा मायूस था तब उसके पास टीला आती है जो कि सीबे सलार डोटन की बेटी है। वो एडम से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया और आगे भी तुम अच्छा कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी अचानक से कोई इस जगह पर हमला कर देता है। हमला अचानक से हुआ, इसी वजह से कोई इस चीज के लिए तैयार नहीं था। धमाके की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। धमाका होने के तुरंत बाद डोटन सबसे पहले राजा और उसकी फैमिली को यहाँ से बाहर निकालता है। इसके बाद डोटन अपनी टीम के साथ मिल करके दुश्मनों से जा करके लड़ने लगता है। दुश्मनों को देख करके साफ पता चल रहा था कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ में आए हैं। डोटन इन लोगों से फाइट करता है और वो बहुत से लोगों को मार गिराता है, लेकिन इस दौरान गलती से एक दुश्मन उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। हालांकि उसी समय यहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है जो अपने पिता को होश में लाती है। धमाका होने से पहले डोटन अपनी बेटी को लेकर के बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है। इधर राजा अपनी फैमिली को लेकर के यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी दुश्मन इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन दुश्मनों का सरदार स्केलाडोर था जो कि राजा से बस इतना कहता है कि इटार्निया हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें और तुम्हारे लोगों को छोड़ देंगे। लेकिन राजा उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। राजा अपने बेटे एडम से कहता है कि तुम बहादुर हो, लड़ते लड़ते मर जाना लेकिन कभी किसी के सामने सिर मत झुकाना। इसके बाद वो अपनी फैमिली को यहाँ से भगा देता है और फिर अकेले ही दुश्मनों से लड़ाई करने लगता है। वैसे तो वो कई लोगों को मार देते हैं, लेकिन आखिरी में दुश्मन उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद स्केलाडोर उनसे कहता है कि कल सुबह इटार्निया पर मेरा कब्जा होगा। यहाँ पर हम एविलियन नाम की एक औरत को भी देखते हैं जो कि स्केलाडोर की गुलाम है, वो उसी के लिए काम करती है। इधर एडम की माँ उसे लेकर के द ग्रेस ऑफ स्कल में जाती है जहाँ पर वो तलवार रखा हुआ था। यहाँ पर वो जादूगरनी भी थी जो एडम को जा करके तलवार लेने के लिए बोलती है। जब एडम जा करके उस तलवार को उठाता है तब जादूगरनी एक पोर्टल खोल देती है। कई बार एडम की माँ उससे कहती है कि इस तलवार को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि इसी तलवार की मदद से तुम वापस अपने घर आ पाओगे। उस तलवार को लेने के लिए उसी समय यहाँ पर स्केलाडोर आ जाता है जो कि एडम की माँ पर हमला कर देता है, जो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाती हैं। दोबारा वो एडम पर भी हमला करता है, लेकिन इस बार जादूगरनी उसे रोक देती है। जादूगरनी के कहने पर एडम जल्दी से पोर्टल के अंदर चला जाता है। इस दौरान उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है। वो जाकर के पानी में गिरता है और तलवार किसी जंगल में। 15 सालों के बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि एडम अब काफी बड़ा हो चुका है और वो अपनी ये पूरी स्टोरी एक डेटिंग वाली लड़की को एक्सप्लेन कर रहा था। एडम की ये सारी बातें सुन करके उस लड़की का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। उसे लगा कि एडम के दिमाग में कोई लोचा हो गया है, इसलिए वो कुछ बहाना करके एडम को छोड़ करके चली जाती है। एडम बेचारा चुपचाप वापस घर आ जाता है। घर
घर पर हम एक लड़के को देखते हैं, एडम उसी के साथ में रहता है। आप ऐसा मान सकते हो कि ये लड़का उसका रूममेट है। फिलहाल पृथ्वी पर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो एक कंपनी में काम करता है, लेकिन काम करने से ज्यादा वो हर वक्त तलवार के बारे में ही सोचते रहता है। दरअसल वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसकी मैनेजर देख लेती है कि वो काम को छोड़ करके किसी तलवार को देख रहा है। इसी वजह से वो एडम को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और उसे समझाती हैं। वो एडम से कहती हैं कि इस काम के लिए लोग तरसते हैं। तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारे नॉलेज के दम पर तुम्हें ये काम मिला है, तो हो सके तो इसकी कदर कर लो, वरना बाद में पछताना होगा। उसी समय एडम के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारा स्वॉर्ड यानी कि वो तलवार मिल गया है, सिर्फ $300 दो और इस तलवार को ले जाओ। इसके बाद एडम जल्दी से भाग करके एक कॉमिक की दुकान पर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी आदमी से होती है जिस आदमी ने उसे मैसेज करके यहाँ बुलाया था। वो एडम को उसका तलवार दिखाता है जो एक स्टैचू में लगा हुआ था, और ये बिल्कुल वही तलवार थी। एडम इस तलवार को पहचान लेता है। बड़ी मशक्कत करने के बाद वो इस तलवार को बाहर निकाल पाता है। इसके बाद वो इस तलवार की पावर को हासिल करने की कोशिश करता है। वो बार बार ट्राई मार रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि तलवार में कोई खराबी आ गई होगी। एडम की हरकतों को देख करके किसी ने पुलिस के पास कॉल कर दिया था। अगले ही पल बेचारा पुलिस की गाड़ी में बैठ करके जेल जाता हुआ दिखाई देता है। आगे ट्रैफिक काफी ज्यादा था, इसलिए पुलिस वाले अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। उसी समय अचानक से ये लोग ढेर सारी पब्लिक को पीछे की तरफ डर करके भागता हुआ देखते हैं। दरअसल एक जंगली राक्षस था जो इंसानों पर हमला कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो इंसानों के लिए नहीं बल्कि एडम के लिए आया था। एडम को समझ में आ जाता है कि उसकी लग चुकी है। वो जल्दी से तलवार लेकर के यहाँ से भागने लगता है। बेचारा भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो राक्षस उस पर हमला कर देता है। वो दोबारा एडम पर हमला करता, तभी उस पर कोई हमला कर देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि टीला थी, जो उस राक्षस से फाइट करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। वैसे एक पल के लिए एडम भी उसे नहीं पहचानता है, लेकिन जब टीला उसे अपना नाम बताती है तो पहचान लेता है। उसी समय वो राक्षस दोबारा यहाँ पर आ जाता है और टीला पर हमला कर देता है। टीला उस पर हमला करती है और तलवार के साथ एडम को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। इस दौरान वो एडम से पूछती है कि आखिर वो दोबारा लौट करके क्यों नहीं आया। तब एडम उसे बताता है कि तलवार मुझसे खो गई थी, 15 सालों के बाद अब जा करके मुझे ये तलवार मिली है। इसके बाद टीला उसे लेकर के उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने अपने शिप को पार्क किया था। ये दोनों शिप पर बैठते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। इस दौरान टीला उसे बताती है कि हमारे लोग बहुत मुश्किल में हैं, बहुत मुश्किलों से हम अपनी जिंदगी को गुजार पा रहे हैं। टीला उसे अपने साथ लेकर के इटार्निया में जाती है, जहाँ एडम देखता है कि इटार्निया का बहुत बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर स्केलाडोर का ही राज चल रहा था। वो जंगली राक्षस वापस लौट करके स्केलाडोर के पास आता है, जहाँ स्केलाडोर उसे टॉर्चर करते हुए उससे पूछता है कि तलवार कहाँ पर है। तब वो बताता है कि तलवार मेरे हाथ में आ गई थी, लेकिन बीच में टीला आ गई, उसी की वजह से वो तलवार मेरे हाथ से छूट गई। खैर, इससे हमें ये तो मालूम चल जाता है कि उस जंगली राक्षस को स्केलाडोर ने ही भेजा था एडम पर हमला करके उस तलवार को लाने के लिए। तभी इविलियन उसे ये भी बताती है कि एडम और टीला इटार्निया में आ चुके हैं। हमारे लोगों ने उन दोनों को एक शिप में देखा है और हमारे लोग उनका पीछा भी कर रहे हैं। इसके बाद टीला एडम को लेकर के एक गुफा के अंदर जाती है। इस गुफा के अंदर घर बना करके इटार्निया के बहुत से लोग रह रहे थे, क्योंकि इन सभी लोगों को स्केलाडोर की गुलामी करना पसंद नहीं था। इसीलिए इन लोगों ने एक अलग दुनिया बसा ली थी और यहाँ पर इटार्निया के बहुत से योद्धा भी थे। वो एडम को लेकर के अपने साथियों के पास आती है और इन्हें बताती है कि यही राजा का बेटा है। इस बात का प्रूफ देने के लिए एडम इन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस कौन दिखाता है यार, ये पृथ्वी थोड़ी है। इसमें से कितने लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसने पहना क्या है। और दूसरी बात ये कि इनमें से एडम किसी को पहचानता नहीं था, उसे किसी का नाम पता नहीं था। इन लोगों को लगा कि एडम इन्हें बेवकूफ बना रहा है, इसलिए ये लोग एडम के पास से तलवार को छीन लेते हैं। इसके बाद टीला और एडम को ले जा करके एक अलग सेल में बंद कर देते हैं, जहाँ पर एडम की मुलाकात डोटन से होती है, जो कि अभी के लिए बहुत ही बड़ा बेवड़ा
बन चुका था। सुबह शाम 2 पैक मार करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। यहाँ पर हम एक रोबोट को भी देखते हैं जो डोटन की देखभाल करती है। ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए टीला गेट को तोड़ रही होती है, लेकिन वो काफी मजबूत था, वो टूटता नहीं है। इसीलिए एडम इस चीज के लिए वो रोबोट को मनाता है। एडम उससे कहता है कि तुम एक साथ 20 लोगों को हरा सकती हो, तुम पर ये झाड़ू पोछे वाला काम सूट नहीं करता। इतना सुनते ही वो रोबोट जोश में आ जाता है। एक ही बार में वो दरवाजे को तोड़ करके गिरा देता है। इसके बाद ये लोग जब यहाँ से भागने लगते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर स्केलाडोर के लोग आ जाते हैं, जो सभी लोगों पर हमला करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। एक आदमी तो वापस से वो तलवार एडम को लौटा देता है और उससे कहता है कि ले भाई, इसे तू ही संभाल। ये सभी लोग भागते हुए एक जगह पर जा करके छुप जाते हैं, क्योंकि अभी भी स्केलाडोर के लोग इनके पीछे पड़े हुए थे। एडम कहता है कि मैं जा करके इन लोगों से बात करता हूँ। अक्सर बात करने से विवाद खत्म हो जाता है। दरअसल एडम ने इसे पृथ्वी समझ लिया था। हालांकि वो सामने से जाकर के बात करके मामले को सलटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला बात मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार एडम पर हमला किए जा रहा था। इसी वजह से एडम को भी गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालता है। एडम उस चीज को याद करता है जो जादूगरनी ने आखिरी वक्त में उससे कहा था। तलवार की पावर को हासिल करने के लिए उसने कुछ शब्दों को बोलने को कहा था, और वो था द पावर ऑफ ग्रेस स्कल। इतना बोलते ही एडम को उस तलवार की पावर मिल जाती है। उसकी बॉडी मजबूत हो जाती है और उसे एक कवच मिल जाता है। इसके बाद तो वो अपने दुश्मनों को कपड़े की तरह धोना स्टार्ट कर देता है। वो एक ही बार में अपने सारे दुश्मनों को एक एक करके खत्म कर देता है। इसके बाद सभी लोग शिप में बैठ करके स्केलाडोर के सामने ही ये लोग निकल जाते हैं और वो बस आंख फाड़ के देखते रह जाता है। हालांकि वो जल्दी से अपने सारे लोगों को इनके पीछे भेजता है। उसके लोग शिप लेकर के इनके पीछे पड़ जाते हैं और लगातार इन पर हमला भी करते हैं। उन सबका ध्यान भटकाने के लिए एडम एक सुपर बाइक लेकर के शिप से बाहर चला जाता है। इस तरह से कुछ लोग एडम के पीछे चले जाते हैं, लेकिन एडम पर भी लगातार हमला हो रहा था। इसी वजह से वो जख्मी होकर के नीचे गिर पड़ता है। दूसरी तरफ टीला पर लगातार हमला होने की वजह से उसका शिप जा करके एक जंगल में क्रैश हो जाता है। इसके बाद टीला शिप से बाहर आकर के वो एडम को ढूंढने के लिए चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद डोटन को अपनी बेटी के शिप में एक बॉक्स मिलता है। जब वो इस बॉक्स को खोलता है तब उसे अंदर उसका सूट मिलता है। इसके बाद हमें एडम को दिखाया जाता है, वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसे एक आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो होश में आ जाता है। उसके तलवार पर एक पंछी बैठी हुई थी जो एडम से कहती है कि तुम्हें इटार्निया को फिर से संवारना होगा, मतलब कि तुम्हें इटार्निया को फिर से आजाद करवाना होगा। एडम को लगा कि हो सकता है कि ये जादूगरनी है, लेकिन वो कुछ उससे बात कर पाता उससे पहले ही यहाँ पर टीला आ जाती है और टीला को देखते ही वो उड़ करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब टीला वापस एडम के साथ लौट करके आती है तब वो अपने पिताजी को उसी सूट में वापस देखती है। वो अपने पिताजी को इस सूट में देख करके काफी खुश हो जाती है, और वैसे भी उसने अपने पिताजी को इस सूट में काफी सालों से नहीं देखा था। तभी अचानक से इन लोगों को आसमान में स्केलाडोर की परछाई दिखाई देती है, जो कि एडम को एक चेतावनी देता है। वो एडम से कहता है कि अगर तुम दोबारा अपने माँ बाप को जिंदा और सही सलामत देखना चाहते हो तो उस तलवार को लेकर के स्नेक आइलैंड पर आ जाओ। तुम्हारे माँ बाप को मैंने अभी भी एकदम खैरियत से रखा है। एडम को पता नहीं था कि उसकी माँ बाप अभी भी जिंदा हैं, लेकिन अब जब उसे मालूम चलता है कि उसके माँ बाप जिंदा है तो वो उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। हालांकि टीला उसे रोकती है और उससे कहती है कि ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है और अभी तुम उससे लड़ नहीं सकते हो। हालांकि एडम कहता है कि मेरे पास पावरफुल तलवार है और मैं अपने माँ बाप को दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ। अगर वो जिंदा है तो मैं हर हाल में उन्हें बचा कर रहूंगा, चाहे तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो। लेकिन तभी डोटन कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। अगर इटार्निया के राजा जिंदा हैं तो हम उन्हें हर हाल में मिल करके बचाएंगे। इसके बाद ये सभी लोग स्नेक आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ पर एडम की मुलाकात स्केलाडोर से होती है। उसने सोचा कि वो पीछे से उसे मार सकता है, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि उसके पिताजी उसके पास में ही खड़े हैं, इसलिए वो रुक जाता है। स्केलाडोर उसे कहता है कि अगर अपने पिताजी को जिंदा देखना चाहते हो तो वो तलवार मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे पिताजी को छोड़ दूंगा। लेकिन स्केलाडोर का कोई भरोसा नहीं था और एडम को ये बात अच्छे से पता था। जब वो तलवार नहीं देता है तो कुछ लोग उससे तलवार छीनने के लिए आते हैं। उन लोगों के साथ में एडम फाइट करता है और उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। इन सबको खत्म करने के बाद वो डायरेक्ट स्केलाडोर पर हमला करता है, लेकिन उसकी इसी गलती की वजह से उसे बहुत पछतावा होता है। हमला करने की वजह से बिल्डिंग टूट जाती
जाती है और बड़े बड़े पत्थर उसके पिताजी के ऊपर गिर पड़ते हैं। हालांकि वो जल्दी से जा करके बड़े बड़े पत्थरों को अपने पिताजी के ऊपर से हटा देता है, लेकिन उसके पिताजी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। हालांकि मरने से पहले वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो, इटार्निया को बचाने के बाद तुम्हें उस पर राज करना है। यहाँ एडम अपने पिताजी को इस हाल में देख करके काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने पिताजी को बचा नहीं पाता। जैसे ही उसके पिताजी की मौत होती है तो उसी वक्त स्केलाडोर पीछे से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद एडम को भी ले जा करके उसके दोस्तों के साथ में सेल में बंद कर दिया जाता है। तलवार उससे छीन ली गई थी, इसीलिए उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो गई थी। अब उसके पास कोई पावर नहीं बची थी, वो एक आम आदमी हो चुका था। लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके माँ से होती है, जिनसे मिल करके उसे काफी सुकून मिलता है। लगभग 15 सालों के बाद वो अपनी माँ को गले लगा रहा था। स्केलाडोर को वो तलवार तो मिल जाती है, लेकिन जब वो उस तलवार की पावर को हासिल करने की कोशिश करता है तब कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता नहीं था कि करना क्या है, इसकी पावर कैसे मिलेगी। जब वो 2-3 बार कोशिश करता है और कुछ नहीं होता तब वो गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो अपना गुस्सा इविलियन पर निकालता है। उससे कहता है कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा, जिस पर इविलियन कहती है कि हो सकता है अगर हम इसे उस जगह पर लेकर के जाए जहाँ पर ये रखा गया था तो हमें इसकी पावर मिल सकती है। स्केलाडोर को भी ये सुझाव काफी ठीक लगता है। इसके बाद हमें एडम को दिखाया जाता है। उसके पास एडवांटेज ये था कि उसके पास पूरी टीम थी और वो अपनी पूरी टीम के साथ मिल करके अभी भी इस जंग को जीत सकता है। वो अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है और उनके साथ में मिल करके एक प्लान बनाता है। यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी के पास अलग अलग पावर थी और उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। असली पावर तो उस काम करने वाली रोबोट के पास था, बाकी के लोग तो बस उसको सपोर्ट करते हैं। वो अकेले ही पूरी बिल्डिंग को उड़ा देती है, जिसकी वजह से जेल की जंजीरें टूट जाती हैं। ये सभी लोग आजाद हो जाते हैं और बाहर आकर के दुश्मनों से फाइट करने लगते हैं। उनकी ही शिप चुरा करके उनके ही शिप से उन पर ही हमला करते हैं। ये सभी लोग द ग्रेस ऑफ काउंसिल पर जाते हैं, जहाँ पर स्केलाडोर उस तलवार की पावर को हासिल करने के लिए गया था। वहाँ पर कई सारे दुश्मन थे जिनसे ये लोग फाइट करते हैं। अब यहाँ डोटन रोबोट के साथ में मिल करके बाहर के दुश्मनों से फाइट करता है। टीला और एडम ये दोनों अंदर जाते हैं स्केलाडोर से फाइट करने के लिए। स्केलाडोर अंदर जा करके उस तलवार की पावर को हासिल करने वाला था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एडम आ जाता है जो उस तलवार को ले लेता है। एडम जैसे ही उस तलवार को लेता है तो उसी समय टीला इविलियन पर हमला कर देती है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इधर बाहर के साइड में डोटन और रोबोट ये दोनों मिल करके धमाल मचा रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान एक शिप रोबोट पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो रोबोट बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन इससे डोटन को बहुत गुस्सा आता है। अगले पल ही वो उस शिप पर हमला कर देता है। उसके अंदर जो बैठा हुआ था वो उसे बहुत मारता है और आखिरी में उसके मुंह में बॉम्ब डाल करके खुद शिप से बाहर आ जाता है। वो शिप जैसे ही नीचे जाती है तो उसमें जोरदार धमाका होता है। हालांकि उसे मार करके डोटन बदला तो ले लेता है, लेकिन रोबोट की हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी ना। इस समय उस रोबोट का सिर्फ मुंडी बचा हुआ था, जो कि काफी अच्छी बात थी क्योंकि अभी भी उसे रिकवर किया जा सकता है। इसके बाद हमें स्केलाडोर और एडम के बीच में आखिरी फाइट को दिखाया जाता है। स्केलाडोर तलवार पर हमला करके उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। एडम के पास से वापस से सारी पावर खत्म हो जाती है। तभी स्केलाडोर उसी टूटे हुए तलवार को उठा करके उसके पेट में घुसा देता है और जैसे वो एडम को फेंकता है तो वो वापस से अपने रियल दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात दोबारा उसी पंछी से होती है। और असल में वो पंछी जादूगरनी थी, जो कि एडम को बताती है कि तलवार की पावर तुम्हारे अंदर है। अब वो पावर तुम्हारे शरीर के अंदर है, जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। एडम वापस से उस टूटे हुए तलवार को अपने शरीर से बाहर निकालता है। तभी वो तलवार वापस से जुड़ करके बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद वो दोबारा से वही शब्द बोलता है, जिसकी वजह से उसे तलवार की पावर मिल जाती है। इसके बाद वो स्केलाडोर को इस तरह से मारता है ऐसा उसने कभी मार खाया ही नहीं होगा। बेचारे की एक एक हड्डी टूट जाती है। जैसे ही एडम उसके हथियार को नष्ट करता है तो अपने आप ही उसका पूरा शरीर तबाह हो जाता है। इस तरह से स्केलाडोर हमेशा हमेशा के लिए मारा जाता है। एक बार फिर से इटार्निया पर इनका राज होता है। वापस से लोगों के बीच में सुख शांति लौट आती है। सभी लोग काफी अच्छे से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं और इसी के साथ फाइनली दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।